आई होप ऑल आर फीलिंग वेल, जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग सेंटिनलीज ट्राइब्स यानी कि सेंटिनलीज प्रजाति के हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उनके इतिहास के बारे में देखेंगे। इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे कि सेंटिनलीज प्रजाति क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका रहन सहन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखे थे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर उनका हिस्ट्री क्या है और उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं पिछले इतिहासों में। आइए देखते हैं। सेंटिनलीज के साथ पहला शांतिपूर्ण संपर्क भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के निदेशक त्रिलोकनाथ पंडित और उनके सहयोगी द्वारा 4 जनवरी 1991 को किया गया था। द्वीप पर भारतीयों का दौरा 1997 में बंद हो गया। एक अमेरिकी जॉन एलन चाउ 2018 में एक ईसाई मिशनरी के रूप में अवैध रूप से द्वीप का दौरा करते समय मारा गया था। औपनिवेशिक काल की बात करें तो 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज डिलीजेंट ने उत्तरी सेंटिनल द्वीप के तट पर बहुत सारी रोशनी देखी, जो द्वीप का पहला दर्जा उल्लेख है। दल ने जांच नहीं की। अक्टूबर 1867 में देर से गर्मियों के मानसून के दौरान भारतीय व्यापारी जहाज 99 उत्तरी सेंटिनल की चट्टान पर गिर गया। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित रूप से समुद्र तट पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे तीसरे दिन अपने नाश्ते के लिए आगे बढ़े, उन पर नग्न बालों, छोटे बालों वाले, लाल रंग वाले द्वीपवासियों के एक समूह ने तीरों से अचानक हमला कर दिया, जो शायद लोहे के थे, और इत्तला दे दी। कप्तान वे जहाज की नाव में भाग गया। कुछ दिनों के बाद एक ब्रिगेडियर द्वारा पाया गया और रॉयल नेवी ने द्वीप पर एक बचाव दल भेजा। पहुंचने पर पार्टी को पता चला कि बचे हुए लोग हमलावरों को लाठियों और पत्थरों से खदेड़ने में कामयाब हो रहे थे और वो दोबारा सामने नहीं आए थे। एक उपनिवेशिक अधिकारी द्वारा द्वीप की पहली दर्ज की गई यात्रा 1867 में जेरेमिया होमेफ्रे द्वारा की गई थी। उन्होंने नग्न द्वीप वासियों को धनुष और तीर के साथ मछली पकड़ते हुए देखा था और ग्रेट अंडमनीज द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि वो जारवा थे। 1880 में सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास में रॉयल नेवी अधिकारों मेरिड विडॉल पोटरसन, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के औपनिवेशिक प्रशासन के रूप में कार्यरत थे, वे दोषी अर्डली और अडवाणी टेकर्स के साथ यूरोपीय लोगों के एक सशस्त्र समूह के नेतृत्व उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर उनके आगमन पर द्वीपवासी वृक्ष रेखा में के लोगों के साथ निरर्थक थे। कई दिनों की निरर्थक खोज के बाद उसके द्वारा उसे परित्यक्त गांव में रास्ते मिले। पोर्टमैन के लोगों ने 6 लोगों को पकड़ लिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक महिला और 4 बच्चे। पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उस पुरुष और महिला की बीमारी से मृत्यु हो गई। बच्चे की बीमारी पड़ने लगे। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास में पोर्टमैन ने जल्दीबाजी में बच्चे को बड़ी मात्रा में उपहारों के साथ उत्तरी सेंटिनल द्वीप वापस भेज दिया। 1885 और 1887 में फिर से द्वीप का दौरा किया गया। 1896 में एक दोषी ग्रेट अंडमान द्वीप पर दंड कॉलोनी से एक अस्थायी बेड़े पर भाग गया और उत्तरी सेंटिनल समुद्र तट पर चला गया। कुछ दिनों के बाद एक खोजी दल ने उनके शरीर के कई तीरों से छिदने वाले कटे हुए गले के साथ खोजा। पार्टी ने दर्ज किया कि उन्होंने किसी भी द्वीपवासी को नहीं देखा। 1899 के एक भाषण में रिचर्ड कनेक्शन टेम्पल, जो 1895 से 1904 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने भगौड़ों को पकड़ने के लिए उनकी उत्तरी सेंटिनल द्वीप का दौरा किया, लेकिन उतरने पर पता चला कि उन्हें मार दिया गया था। निवासी जो उसकी पार्टी को आते देख जल्दीबाजी में पीछे हट गए। टेम्पल ने एक ऐसा मामला भी दर्ज किया जहां एक सेंटिनलीज स्पष्ट रूप से ओंगे में चला गया और 2 वर्षों के दौरान उनके साथ भाईचारा बना रहा। जब टेम्पल और पोर्टमैन उसके साथ जनजाति में गए और मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया तो उन्हें उसे पहचाना और समूह पर तीर चलाकर आक्रामक तरीके से जवाब दिया। उस व्यक्ति ने द्वीप पर रहने से इनकार कर दिया। पोर्टमैन ने सेंटिनलीज द्वारा ओंगे के साथ बिताए गए सटीक समय पर संदेह जताया और माना कि संभवतः बचपन से ही ओंगे ने उसका पालन पोषण किया था। टेम्पल ने निष्कर्ष निकाला कि सेंटिनलीज एक ऐसी जनजाति है जो हर अजनबी को, चाहे वो कितना भी अपमानजनक क्यों ना हो, देखते ही मार देती है, चाहे वो खुद का भूला हुआ सदस्य हो, किसी अन्य अंडमानी जनजाति या पूरा तरह से विदेशी। 1902 में रोजर्स सहित अन्य ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासकों ने इस द्वीप का दौरा किया, लेकिन 1880 के बाद किसी भी अभियान का कोई नरवंश विज्ञान संबंधी उद्देश्य नहीं था।
शायद द्वीप के छोटे आकार और प्रतिकूल स्थान के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी एमसीसी वाशिंगटन ने 1911 से 1932 में जनगणना करने के लिए द्वीप का दौरा किया। पहले अवसर पर उसे समुद्र तट पर 8 आदमी मिले और 2 डोंगियों में अन्य 5 आदमी मिले, जो जंगल में पीछे हट गए। दल बिना किसी शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया का सामना किए द्वीप में कुछ मील आगे बढ़ गया और तीसरी छत वाली झोपड़ियाँ देखी। अंततः किसी को ना ढूंढ पाने पर बेनिंगटन और उसके लोग द्वीप छोड़कर चले गए। उल्लेखनीय रूप से 1911 की जनगणना में पहली बार सेंटिनलीज को एक स्टैंडअलोन समूह के रूप में गिना गया था। 1954 में इतालची खोजकर्ता लिडियो स्प्रियोनामी ने द्वीप का दौरा किया, लेकिन किसी भी निवासी से मुलाकात नहीं हुई है। टीएन पंडित 1967-1991। 1967 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए काम करने वाले एक भारतीय मानव विज्ञानी टीएन पंडित के नेतृत्व में 20 लोगों का एक समूह, जिसमें राज्यपाल, सशस्त्र बल और नौसेना कर्मी शामिल थे, उत्तरी सेंटिनल द्वीप का पता लगाने और सेंटिनलीज से दोस्ती करने के लिए गए थे। ये किसी पेशेवर मानव विज्ञानी द्वारा द्वीप की पहली यात्रा थी। दूरबीन के माध्यम से समूह ने समुद्र तट के किनारे सेंटिनलीज के कई समूहों को देखा, जो टीमों के आगे बढ़ने पर जंगल के पीछे हट गए। टीम ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया और लगभग 1 किलोमीटर 0.62 मील के बाद घास और पत्तियों से बनी 18 झुकी हुई झोपड़ियों का एक समूह पाया, जिसमें हाल के कब्जे के संकेत दिखाई दे रहे थे। जैसा कि झोपड़ी के कानों में अभी भी जल रही आग से पता चलता है कि टीम को कच्चा शहद, सुअरों के कंकाल और अवशेष जंगली फल, एक फरसा, एक बहुवामी लकड़ी का भाला, धनुष, तीर, बेंत की टोकरियाँ, मछली पकड़ने के लिए जाल, बांस के बर्तन और लकड़ी की बाल्टियाँ भी मिली। धातु कार्य अस्पष्ट था। टीम कोई संपर्क स्थापित करने में विफल रही और उपहार छोड़ने के बाद वापस चली गई। सरकार को पता था कि सेंटिनलीज को कई क्षेत्रों में पूरी तरह से अलग कर देने और किसी भी नियंत्रण के बाद दावा करने से उन क्षेत्रों में शरण लेने वाले कई भाड़े के डाकुओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर अवैध शोषण होगा और संभवतः सेंटिनलीज के विलुप्त होने में योगदान होगा। तदनुसार 1970 में एक आधिकारिक सर्वेक्षण दल द्वीप पर एक अलग स्थान पर उतरा और औपनिवेशिक देसी चूल्हे के ऊपर एक पत्थर की पट्टिका लगाई, जिसने द्वीप को भारत का हिस्सा घोषित किया। 1974 की शुरुआत में नेशनल जियोग्राफिक का एक फिल्म दल मानव वैज्ञानिक पंडित सहित की एक टीम के साथ सशस्त्र पुलिस के साथ एक वृत्तचित्र मैन इन सर्च ऑफ मैन को फिल्माने के लिए द्वीप पर गया था। उन्होंने उपहार के लिए कार्य को 3 दिनों तक फैलाने और मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करने का प्रयास की योजना बनी। जब मोटरबोट अवरोधक चट्टानों को तोड़ती हुई निकली तो स्थानीय लोग जंगल से बाहर आए और उस पर तीर चलाए। चालक दल तट पर एक सुरक्षित स्थान पर उतरा और रेत में उपहार छोड़ दिया, जिनसे एक छोटी प्लास्टिक कार, कुछ नारियल, एक जीवित सुअर, एक गुड़िया और एल्युमिनियम कुकवेयर शामिल थे। इसने कुछ सेंटिनलीज के तीरों की एक और बौछार की, जिनमें से एक वृत्तचित्र निर्देशक की जांघ में लगी। जिस आदमी ने निर्देशक को घायल किया था वह पेड़ की छाया में चला गया और गर्व से हंसा, जबकि अन्य लोगों ने भाला मारा और सुअर और गुड़ियों को दफना दिया। इसके बाद वे नारियल और खाना पकाने का बर्तन लेकर चले गए। इस अभियान ने नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका में रघुवीर द्वारा प्रकाशित सेंटिनलीज की पहली तस्वीर भी सामने आई, जहां उन्हें ऐसे लोगों के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिनके लिए शब्दों की तुलना में तीर अधिक जोर से बोलते हैं। 1970 और 1980 के दशक के दौरान पंडित ने द्वीप की कई यात्रा की। कभी कभी दूर पार्टियों में विशेषज्ञ सलाह के रूप में इसमें गणमान्य व्यक्ति भी शामिल थे, जो एक आदिवासी जनजाति से मिलना चाहते थे। 1981 से शुरू होकर उन्होंने मैत्रीपूर्ण संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से आधिकारिक अभियानों का नेतृत्व किया। इनमें से कई का दोस्ताना स्वागत हुआ। उनके लिए ढेर सारी उपहार छोड़े गए, लेकिन कुछ अंत हिंसक मुठभेड़ में हुआ जो ज़्यादातर दबा दिया गया। अभियान 1987 और 1992 आदि पूरी तरह से फिल्म पर प्रलेखित है। कभी कभी सेंटिनली हाथ मिलाते थे और कभी कभी वो अपनी पीठ मोड़ लेते थे और सोच की मुद्रा अपना लेते थे, जिससे पंडित ने उनके स्वागत न किए जाने के संकेत के रूप में लिया गया। कुछ अवसरों पर वो उपहार लेने के लिए जंगल से बाहर भागते थे, लेकिन फिर तीरों से दल पर हमला कर देते थे। संपर्क पार्टियों के जवाब में अन्य इशारे जैसे लिंग का हिलना नोट किया गया। अपनी कुछ यात्राओं के दौरान पंडित सेंटिनलीज के साथ संवाद करने की कोशिश करने के लिए कुछ अंगों को द्वीप पर ले आए, लेकिन प्रयास और आमतौर पर व्यर्थ, और पंडित ने सेंटिनलीज को नाराज करने की घटना की सूचना दी। 1981
में प्रिमरोज का मलबा। 2 अगस्त 1981 को एमवी प्रिमरोज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए चिकन फीड का एक बड़ा माल ले जा रहा था। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के पास उबड़ खाबड़ समुद्र में फंस गया, जिससे एक छोटा दल फंस गया। कुछ दिनों के बाद कप्तान ने अग्निशास्त्रों की एक बूंद के लिए एक संकटकालीन कॉल भेजा और जहाज पर चढ़ने के इरादे से 50 से अधिक सशस्त्र द्वीपवासियों द्वारा नावें तैयार किए जाने की सूचना दी। तेज लहरों ने सेंटिनलीज डोंगियों को जहाज तक पहुंचने से रोक दिया और उनके तीरों का ध्यान भटका दिया। 31 लोगों का दल कुल्हाड़ियों, पाइपों और भड़कीले बंदूकों के साथ 24 घंटे पहरा दे रहा था। लगभग एक सप्ताह बाद भारतीय नौसेना बलों के समर्थन ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी से अनुबंध एक नागरिक हेलीकॉप्टर द्वारा चालक दल को निकाला गया। सेंटिनलीज ने अपने हथियारों के लिए लोहे को बचाने के लिए छोड़े गए जहाज़ों के मलबे को खंगाला। एम.ए. मोहम्मद, एक स्क्रैप डीलर जिसे प्राइमरोज मलबे से लगभग 90 मीटर को नष्ट करने के लिए एक सरकारी अनुबंध जीता और इस उद्देश्य के लिए लोगों को इकट्ठा किया। फलों और छोटे धातु स्क्रैप का मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान दर्ज किया गया। सेंटिनलीज के साथ जो अक्सर कम ज्वार के समय कार्यस्थल पर डोंगी से जाते हैं। 2 दिनों के बाद सुबह जब कम ज्वार था तो हमने प्रिमरोज के डेक से लगभग 50 फीट की दूरी पर लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ 3 सेंटिनलीज डोंगियां देखी। हम सशक्त और डरे हुए थे और हमारे पास केलों की अपनी आपूर्ति लाने और उन्हें दिखाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं था, ताकि हम उन्हें आकर्षित कर सके और शत्रुता की किसी भी संभावना को कम कर सके। वे केले ले गए और प्रिमरोज के बोर्ड पर आ गए और धातु के स्क्रैप छोटे टुकड़े को इधर उधर देख रहे थे। जब हमने साइट पर लगभग 18 महीने तक काम किया तब वो 1 महीने में कम से कम 2 या 3 बार नियमित रूप से हमसे मिलने आया। 1991 की अभियान की बात करें तो 1991 में मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय सहित अन्य सरकारी विभागों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने युक्त एक भारतीय मानव विज्ञानी टीम द्वारा 2 नियमित अभियानों के दौरान शांतिपूर्ण संपर्क के पहले उदाहरण दर्ज किए थे। यह पहली बार था जब कोई महिला सेंटिनलीज के साथ संपर्क अभियान का हिस्सा थी। 4 जनवरी 1991 की यात्रा के दौरान सेंटिनलीज पहली बार बिना हथियार के पार्टी में आया। उन्होंने चढ़ाए गए नारियल एकत्र किए, लेकिन जैसे ही टीम ने उन्हें करीब आने पर इशारा किया तो किनारे चले गए। टीम मुख्य जहाज एमवी तरगुली पर लौट आई। यह दोपहर में द्वीप पर लौटा और तट रेखा पर कम से कम 2 दर्जन सेंटिनलीज को पाया गया, जिनमें से एक ने पार्टी पर धनुष और तीर तान दिया। एक बार जब महिला ने तीर को नीचे धकेला तो आदमी ने अपने हथियार रेत में दबा दिया और सेंटिनलीज पहली बार नाव में काफ़ी करीब पहुंच गए थे। जनजातीय कल्याण और निदेशक ने हाथों हाथ 5 बोरा नारियल वितरित किया। पंडित ने मधुमाला ने 24 फरवरी को दूसरे अभियान में भाग लिया। सेंटिनलीज ने फिर से बिना हथियारों से प्रकट हुए नाव पर कूद पड़े और नारियल की बोरियां ले ली। वे नाव में छिपी एक राइफल के बारे में भी उत्सुक थे, जिसे चट्टोपाध्याय का मानना था कि वो लोहे के स्रोत के रूप में देखते थे। स्क्रैप डीलरों की टीम के साथ मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान 1880 में पोर्टमैन की टिप्पणियों से लोगों में पांड्या का मानना है कि सेंटिनलीज में अन्य जनजातियां भी आती है। बाद के अभियान की बात करें तो संपर्क अभियानों का सिलसिला 1994 तक जारी रहा। उनमें से कुछ ने द्वीप पर नारियल के पेड़ लगाने का भी प्रयास किया, फिर कार्यक्रमों को लगभग 9 वर्षों के लिए छोड़ दिया। भारत सरकार ने जानबूझकर संपर्क न करने की नीति बनाई, केवल प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में हस्तक्षेप किया जो अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकते थे या शिकारियों को विफल कर सकते थे। इन मिशनों को समाप्त करने का एक संभावित कारण यह था कि सेंटिनलीज ने अधिकांश पंडित संपर्क टीमों को अपने पास नहीं आने दिया। टीमें आमतौर पर सशस्त्र सेंटिनलीज के पीछे हटने तक इंतजार करती थी, फिर भी वो पहाड़ को समुद्र तट पर छोड़ देती थी या उन्हें किनारे और ले जाती थी। सरकार बाहरी लोगों की आमद से सेंटिनलीज को नुकसान की संभावना के बारे में चिंतित थी। उनकी अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण छवि पेश करने का परिणाम 1991 के अभियान की तस्वीर सार्वजनिक प्रदर्शन से हटा दी गई और उनका उपयोग सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला अभियान अप्रैल 2003 में हुआ, जब ओनजेस द्वारा निर्मित एक डोंगी आगंतुकों को दी गई थी। 2004 और 2005 में आग के अभियानों कुछ हवाई ने 2004 में हिंद महासागर सुनामी के प्रभाव का मूल्यांकन किया और इसके साथ ही जिसके कारण द्वीप में बड़े पैमाने पर विवर्तनिक परिवर्तन हुए। ये पास छोटे छोटे द्वीपों के साथ विलय के कारण बड़ा हो गया और समुद्र तल लगभग 1.5 मीटर ऊपर उठ गया। 4 फीट 11 इंच आसपास की मूंगा चट्टानों को हवा में उजागर कर दिया गया और उथले लैगून को नष्ट कर दिया, जो सेंटिनलीज को मछली पकड़ने के मैदान थे। अभियानों में 3 स्थानों पर बिखरे हुए कुल 32 सेंटिनलीज की गिनती हुई, लेकिन कोई 100 नहीं मिला।
सेंटिनलीज ने इन हवाओं और अभियानों का जवाब सफलतापूर्वक इशारों से दिया, जिससे कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि समुदाय ज़्यादातर अप्रभावित था और आपदा से बच गया था। पांडे का तर्क है कि सेंटिनलीज चतुरता समुदाय के भौतिक और सांस्कृतिक लचीलेपन का संकेत था। सेंटिनलीज ने आमतौर पर सुनामी के बाद के अभियानों का स्वागत मैत्रीपूर्ण तरीके से किया। पहले के अभियानों से मिलते समय अपने साथ ले जाने वाले हथियारों एवं ढालों के विपरीत थे। वो निहत्थे ही मेहमान दलों के पास पहुंचे। अब अगर बात करें हम 2006 की मछुआरों की हत्या, तो 27 जनवरी 2006 को भारतीय मछुआरे सुंदर राज और पंडित तिवारी, जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप से अवैध रूप से केकड़े काटने का प्रयास कर रहे थे। रात के दौरान उनकी नाव का अस्थायी लंगर टूट जाने के बाद वो द्वीप की ओर चले गए। उन्होंने वहां से गुजर रहे मछुआरों को चेतावनी का जवाब नहीं दिया और उनकी नाव द्वीप के पास उथले पुथले पानी में चली गई, जहां सेंटिनलीज आदिवासियों ने एक समूह ने उस पर हमला कर दिया और मछुआरों को कुल्हाड़ियों से मार डाले। एक रिपोर्ट के अनुसार बाद में शवों को बेजुका की तरह समुद्र की ओर मुंह करके बांस के डंडे पर रख दिया। 3 दिन बाद उस उद्देश्य के लिए भेजे गए एक भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर को दबे हुए शव मिले। जब हेलीकॉप्टर ने उसे वापस लाने की कोशिश की तो सेंटिनलीज ने उस पर तीरों से हमला किया और कुछ स्रोतों के अनुसार भाले और मिशन जल्द ही छोड़ दिया गया। स्थानीय समुदाय में इस बात पर विरोधाभास विचार था कि क्या हत्या के लिए सेंटिनलीज पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पांड्या की परिकल्पना और आक्रामक प्रतिक्रिया उन उपहार ले जाने वाले अभियानों की अचानक वापसी के कारण हुई होगी, जो सेंटिनलीज के किसी भी कृत्य से प्रभावित या सूचित नहीं थी। उन्होंने यह भी नोट किया कि हेलीकॉप्टर की उड़ान से ली गई शत्रुतापूर्ण सेंटिनलीज की तस्वीरों की मीडिया में खूब प्रचलित किया गया था, लेकिन मूर्तिकों को दफनाने की तस्वीर काफ़ी जारी नहीं की गई। इस चयनात्मक प्रदर्शन ने 1991 में संपर्क के बाद प्रसारित होने वाले मैत्रीपूर्ण छवियों को प्रभावी ढंग से नकार दिया, जिन्हें पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन से हटा दिया गया और 1975 में नेशनल ज्योग्राफिक कथा को बहाल किया गया। 2018 की मिशनरी की हत्या की बात करें तो नवंबर 2018 में जॉन एलस चाउ, एक 26 वर्षीय अमेरिकी, जिसे अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी संगठन ऑल नेशन फॉर प्रशिक्षित भेजा गया था, सेंटिनलीज के बीच संपर्क करने और रहने के उद्देश्य से उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप की यात्रा की गई। उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की आशा में उन्हें द्वीप जाने के लिए आवश्यक परमिट नहीं मांगी। 15 नवंबर को चाउ ने स्थानीय मछुआरों को द्वीप के तट से 500 से 700 मीटर दूर पर एक बिंदु पर ले जाने के लिए भुगतान किया। फिर डोंगी में द्वीपों की ओर बढ़ते रहे। वैसे ही जब निकट आया, उसने द्वीपवासियों के साथ संवाद करने का प्रयास किया और उपहार देने का प्रयास किया, लेकिन शत्रुतापूर्वक प्रतिक्रियाओं का सामना करने के बाद पीछे हट गया। एक अन्य दौर पर चाउ ने दर्ज किया कि द्वीपवासियों ने उनके प्रति मनोरंजन, घबराहट और शत्रुतापूर्ण के लिए मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने उनके लिए पूजा गीत गाने का प्रयास किया और उन्हें जोशा में बात की, जिससे बाद में वो अक्सर चुप हो जाते और जबकि संवाद करने के अन्य प्रयास उनके हंसने के साथ समाप्त हो गए। चाउ ने कहा कि सेंटिनलीज बहुत सारी ऊंची आवाज़ें और इशारों के साथ संवाद करते हैं। आखिरकार चाउ ने आखिरी पत्र के अनुसार जब उसने मछली और उपहार सौंपने की कोशिश की तो एक लड़के ने एक धातु सिर वाला तीर चलाया, उसके सीने के सामने रखी बाइबिल को छेद गया, जिसके बाद में वो फिर से पीछे हट गया। 17 नवंबर को अपनी अंतिम यात्रा पर चाउ ने मछुआरों को उसके बिना चले जाने का निर्देश दिया। बाद में मछुआरों ने द्वीपवासियों को चाउ को शव को घसीटते हुए देखा और अगले दिन उन्हें किनारे पर उसका शव देखा। पुलिस ने बाद में चाउ को द्वीप के करीब पहुंचने में मदद करने के लिए 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया। स्थानीय अधिकारियों ने अज्ञात व्यक्तियों को नामित करते हुए हत्या का मामला खोला, लेकिन ऐसा कोई सुझाव नहीं था कि सेंटिनलीज पर आरोप लगाया जाएगा और अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की कि उसने भारत सरकार से जनजाति के खिलाफ आरोप लगाने के लिए नहीं कहा था। भारतीय अधिकारियों ने चाउ के शव को बरामद करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंततः इन प्रयासों को छोड़ दिया गया। मामलों से जुड़े एक मानव विज्ञानी ने द गार्जियन को बताया कि जांचकर्ताओं और द्वीपवासियों के बीच खतरनाक झड़प का जोखिम इतना बड़ा था कि आगे किसी भी प्रयास को उचित नहीं ठहराया जा सकता था। सेंटिनलीज ट्राइब से रिलेटेड ये हिस्ट्री आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।